Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will continue with chapter number 6 of Civics, Political Parties. This is the last video lecture of this chapter. In the previous part, we have discussed about the challenges of the political party, and in this part we are going to discuss how can political parties be reformed. Student, in order to face these challenges that we have discussed in the previous lecture, in order to face the challenges, political party need to be reformed. Fine. So the question is that are political parties willing to reform? अब क्वेश्चन ये है, क्या सच में पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना चाहती हैं, क्योंकि ये तो उन पे ही डिपेंड है ना. इफ़ दे आर नॉट विलिंग, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? और अगर वो नहीं चाहती तो क्या ये पॉसिबल है कि रिफॉर्म लाए जा सके? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अगर पार्टी से रिफॉर्म लाना नहीं चाहेंगी तो ये कैसे पॉसिबल है कि पार्टी के अंदर रिफॉर्म लाए जाएं? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज़ मेड बाय द लीडर एंड हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी. जो लीडर्स है वही डिसीजन लेंगे और वही क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं. पीपल कैन रिप्लेस दैम बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स. उनको बिल्कुल रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन रिप्लेस किससे करेंगे? द सेम सेट ऑफ द पार्टी लीडर्स. दूसरी तरफ जिनको वो इलेक्ट कर रही हैं वहाँ पे भी उनको वही मिलेंगे. फाइन. सो हेयर वी हैव टू the efforts, we have to given the efforts and the suggestions in our country to reform political parties and its leader. कुछ suggestions हैं हमारे पास जो हम उनको दे सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टी में कुछ रिफॉर्म लाई भी गई हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट रिफॉर्म और सजेशंस की और क्या क्या हो सकता है. द फर्स्ट वन इज़ दैट रिफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई एंड दैट वॉज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन. ओके, अब ये एंटी डिफेक्शन समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफेक्शन क्या है. सिंपली डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग पार्टी अलाइंस फ्रॉम द अदर पार्टी ऑन विच ए पर्सन गोट इलेक्टेड. राइट. किसी ऐसी पार्टी से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट जो है वो जीत गया और कांग्रेस के जो लीडर्स ने उनको काफ़ी सारा पैसा दे दिया, कैश रिवॉर्ड दे दिया अपनी पार्टी में आने के लिए, पार्टी चेंज करने के लिए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो पार्टी का मेंबर है वो पार्टी चेंज कर लेगा. राइट. अब पार्टी चेंज करने से अब ये तो नुकसान हो गया ना बीजेपी वालों का. अगर वहाँ से कोई उनको कोई सीट मिली है और वो जो सीट मिली है उन्हीं ने पार्टी चेंज कर ली, इससे जो है मेजॉरिटी भी लूज़ हो जाती है. तो इस चीज़ के खिलाफ बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ. डिफेक्शन के अगेंस्ट में बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ. एंड दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्टिंग. डिफेक्शन में इंडल्ज थी. So in order to become minister or for the cash reward, now the law says that if any MLAs, अब ये laws ये कहता है कि कोई भी MLA, किसी भी पार्टी का कोई भी MP है या फिर MLAs है, changes पार्टी, अगर वो पार्टी को चेंज करता है, he or she will lose the seat in the legislature. वो इसके साथ साथ जो है लेजिस्लेचर में भी अपनी सीट जो है वो लूज़ कर देगा अगर वो ऐसा करता है कोई भी MLAs या फिर MP. तो ये है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ. सो द नेक्स्ट वन, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि नाउ इट इज़ मैंडेटरी. मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी हो गया है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कैंडिडेट to contest election to file an affidavit giving details of his property and the criminal cases pending against him. अब एफिडेविट क्या है? देखिए, एफिडेविट जो होता है एक लीगल एग्रीमेंट होता है. हिंदी में हम इसको शपथ पत्र कह सकते हैं. अब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है एक ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड द क्रिमिनल कनेक्शंस. क्योंकि हमने मनी एंड मसल्स पावर डिस्कस किया था चैलेंजेस में, उसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया है कि नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट. उसको एक जो है एफिडेविट जो है कोर्ट के अंदर फाइल करना पड़ेगा.
अब ये एफिडेविट में बेसिकली क्या है, गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल दी जाएगी। क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कोई भी क्रिमिनल केसेस अगर कोई पेंडिंग पड़ा है उसकी उसमें प्रॉपर डिटेल दी जाएगी। एंड द न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पब्लिक। अब हम जो कॉमन पीपल हैं, हमें इनके बारे में ये सब जो एफिडेविट है उसको कोर्ट में सबमिट कराना पड़ेगा कैंडिडेट को हु इज़ गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो हम कॉमन पीपल को वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, राइट। और ये पता चल जाएगा वो कितना रिच है उसको, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। अपने क्रिमिनल कनेक्शंस अगर उसके कुछ हैं तो वो भी उसको सबमिट कराने पड़ेंगे। हालांकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेक लोग जो कर देते हैं, क्योंकि इसको कोई मतलब रीचेक इसको नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक लीगल एग्रीमेंट एटलीस्ट कैंडिडेट को देना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में बताया गया है आपको कि जो इलेक्शन कमीशन है पास्ट एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस क्या होती हैं, बेसिकली किसी भी पार्टी के अंदर इलेक्शंस मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की अपने आप में ही पार्टी के अंदर ये ना रहे कि जो हायर लेवल पे जो लीडर्स बैठे हैं उनकी ही चले। मतलब अगर किसी को टिकट दिलवानी है तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराएं कि भाई टिकट किसको दिलानी चाहिए। इससे जो डायनेस्टिक सक्सेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और उनको अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स वगैरह हैं वो भी सबमिट करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एंड द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी। अब पार्टी ने ये करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत बार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराते हैं, लेकिन वही बात है उसमें भी वो अपना पूरा वो बना लेते हैं कि भाई क्योंकि चलनी तो उनकी है, जो पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं, लीडर्स की चलेगी। तो इसके अंदर भी काफ़ी पार्शियलिटी हो जाती है, एक तरीके से ये फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। बट ये एक लॉ बना दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होंगे टाइम टू टाइम, और उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है पार्टीज़ को भरना पड़ेगा, फाइन। अब यहाँ तक थे जो रिफॉर्म जो आए हैं, राइट। अब इसके बाद इस पॉइंट से शुरू है आपके सजेशंस कि और क्या सजेशंस हैं, मतलब अभी इनको लागू नहीं किया गया है, लेकिन सजेशंस क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ कर सकती है। तो सबसे पहला जो सजेशंस दिया गया है कि इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन ए रजिस्टर, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करे ऑफ इट्स मेंबर का, उसमें पूरा डिटेल हो उसके मेंबर के बारे में, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, या फिर कौन एक्टिव है, कौन नॉन एक्टिव है, सब कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे पार्टी को अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लाइक अपने ही कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे रिगार्डिंग दैट। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह। टू एक्ट एज ए जज, और पार्टी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनको जज की तरह एक्ट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, अगर पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, बजाय इसकी कि डिस्प्यूट के बाद जो कैंडिडेट है, पार्टी के मेंबर है, पार्टी चेंज कर ले, उससे पहले ही पार्टी को उन डिस्प्यूट को जो है वो सोल्व कर देना है। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, जो हाईएस्ट पोस्ट है उनके लिए बिल्कुल ओपन इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर जैसे जो भी हायर पोस्ट दी जानी, जैसे डिफेंस दिया जाना है, होम मिनिस्ट्री दी जानी है किसी भी स्टेट में या फिर सेंटर में, तो इनके लिए ये नहीं है कि मतलब अपनी मनमर्जी से आप पोस्ट दे दोगे। तो इसके लिए भी एक तरीके से ओपन इलेक्शन कराए ताकि पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट किसी भी तरीके का खड़ा ना हो। ये एक सजेशन है, पार्टी मानती है नहीं मानती है वो एक अलग बात है, राइट। सो सेकेंड वन क्या है, it should be mandatory for the political parties to give about 1/3 of its ticket to women candidate, right. it should be made mandatory for political party के लिए बहुत ज़रूरी हो जाना चाहिए to give minimum numbers of ticket about 1/3 seats should be reserved for the women candidate, यानी कि women candidate के लिए उनको 1/3 टिकट तो रिज़र्व रखनी ही चाहिए कि भाई इतनी तो women candidate को दी जाएंगी, तो इससे थोड़ी इक्वलिटी आएगी,
राइट। इक्वलिटी आएगी तो मतलब जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको भी जोर मिलेगा, और जो पार्शियलिटी होती है विमेन के साथ कदम कदम पे, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है हम इस चीज़ को भी ओवरकम कर सकती हैं। तो ये भी पार्टी के लिए एक सजेशंस है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ओके, द गवर्नमेंट शुड गिव party money to support their election expense, and this support could be given in kind of petrol, paper, telephone etc. देखिए अब हमने देखा है ना, मनी एंड मसल पावर ये चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाता है, यहाँ पे एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, एक फिक्स कर देनी चाहिए मनी की भाई इतनी मनी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास मनी नहीं है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में उसके पास जब पैसा ही नहीं है तो वो इन सब का खर्चा कैसे उठा पाएगा, जैसे कि पेट्रोल, पेपर, राइट, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंडिंग होती है बहुत सारी पार्टी की, तो ये सब कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पे अब पार्टी को एक पर्टिकुलर मतलब एक फ़ंड जो है वो रिलीज़ करना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और उसको ये बैन कर देना चाहिए कि इसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंसेस कोई नहीं करेगा। मतलब जितना आपको अपना करना है तो इसी के अंडर में रह के आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टी बड़ी है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका डिटेल आपको प्रॉपर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो एक ये सजेशन भी है कि इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बेसिकली उन कैंडिडेट को जो इलेक्शन तो कंटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मनी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पे वही पीपल आते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब मनी एंड मसल पावर होती है पॉलिटिक्स में। सो द नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब यहाँ पे लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे काफ़ी प्रेशर बना सकते हैं थ्रू पेटिशंस लगा के, रिट फाइल करके, राइट। तो काफ़ी पेटिशंस लगा सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कर रही है, एजिटेशंस कर सकते हैं, धरने वगैरह कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं। और इसमें जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना हमारे, जो सोसाइटी पे, जो गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर बना के रखते हैं, वो भी इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी मूवमेंट चलाई जा सकती हैं थ्रू द प्रेशर ग्रुप्स जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक इन्फ्लुएंस बना के रखती, एक प्रेशर बना के रखती है। एंड मीडिया कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। अब मीडिया का तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, तो किसी भी चीज़ को कहीं भी ऊपर ला सकता है, कहीं भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि मीडिया से तो कनेक्ट मेरे ख्याल से आज के टाइम पर सभी लोग रहते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें, और बहुत ज़्यादा मतलब इसके करप्शन को कम किया जा सकता है। ये एक सजेशन है, लेकिन उसमें जो है पीपल का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लीडर जीते ना जीते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो ये भी एक सजेशन है। नेक्स्ट क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कैन इम्प्रूव इफ़ दोज विद वॉन्ट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है, अब जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही डेमोक्रेटिक की क्वालिटी ज़्यादा उभर के सामने आएगी, अच्छी डेमोक्रेसी कही जाएगी। अगर कॉमन पीपल का, लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी काहे की, जब उसमें चलनी ही पॉलिटिकल लीडर्स की है। तो पब्लिक, कॉमन पीपल अगर कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे तो फिर तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से डिक्टेटोरियल में चेंज हो जाएगी, मतलब उनका ही इन्फ्लुएंस रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, फाइन। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पार्टीज इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डोंट टेक पार्ट इन इट, राइट। तो अगर वो नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे बाहर से क्या गलत हो रहा है, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते चले जाएंगे, उनको कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म नहीं आ सकते और हम एक रियल डेमोक्रेसी की स्थापना भी नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर टू यू ऑल।
So thank you for being with me.